हग रही है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप टू बॉटम हग रही है यार। तो एक बड़े क्लब को चलाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और ये स्ट्रक्चर था मैनचेस्टर यूनाइटेड का भाई। इस स्ट्रक्चर के भरोसे ही हमें भरोसा हो रहा था दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन द राइट पाथ। बट इज इट ऑन द राइट पाथ? आई डोंट थिंक सो। आओ देखते हैं। ये लो भाई, ब्रेकिंग न्यूज, सरप्राइजिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज दैट द क्लब स्पोर्टिंग डायरेक्टर डैन एशवर्थ हैज बीन सैक्ड। और वो जो भी बोलते हैं भाई इंग्लिश वाली भाषा में उसको शुगर कोट करने के लिए कि बाय म्यूचुअल कंसेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव पार्टेड वेज विद डैन एशवर्थ भाई। अब कैसे हो सकता है भाई? ये 5 महीने नहीं हुए डैन एशवर्थ को आए हुए इस नए स्ट्रक्चर में, एंड विद इन 5 months you have let him go. You had paid 3 million pounds to Newcastle United to bring him at Manchester United because you thought he was the best person for the job, and within 5 months तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई ये हमारे स्ट्रक्चर में बैठ नहीं रहा है, बाय बाय। जितना टाइम वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर रहा ना, उससे ज्यादा टाइम उसको लाने में लग गया था भाई हमें। एंड भाई दूसरा प्रॉब्लम इज द टीम इटसेल्फ यार। मैंने अभी रूबन आमोरिम की शक्ल को सर्कल किया है, बट आई सी अ लॉट ऑफ विजिबल प्रॉब्लम्स इन द टीम रिलेटेड टू द प्लेयर्स यार। All the players getting paid 10,000 times more money and underperforming भाई। So this is not acceptable। तो प्रॉब्लम हमारी टीम में तो चल ही रही है, बट अपेरेंटली द पीपल हु रन द क्लब, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द मैनेजमेंट, उसमें भी नेक्स्ट लेवल चल रही है भाई, विच इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को फायर कर दिया आपने यार। तो आओ देखते हैं पहले व्हाट इज द जॉब ऑफ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड देन लेट्स फिगर आउट रीजंस एज टू व्हाई डैन एशवर्थ वाज लेट गो। तो आओ भाई देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर इन फुटबॉल। हिज मेजर रोल इज टू ओवरसी ऑल द फुटबॉलिंग ऑपरेशंस इन अ क्लब, चाहे वो डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो अपॉइंटिंग स्टाफ मेंबर्स हो इंक्लूडिंग मैनेजर्स, चाहे वो मैनेजिंग ट्रांसफर्स हो। मैनेजिंग ट्रांसफर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स ऑफ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर जा रहा है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर का ही काम है। फिर कोलैबोरेटिंग विद द मैनेजर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई डैन एशवर्थ विल लेट गो। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यू हैव टू डील विद एजेंट्स एंड ओनर्स, and of course you have to have a good communication and clear understanding of the club's vision and translating it to all the stakeholders bhai. So this is an overall job of a sporting director. अब ना डैन एशवर्थ के बारे में बात करते हैं भाई। डैन एशवर्थ इज वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल भाई। कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है यार। ही इज अ टॉप गाय हु हैज हैड अ ब्रिलियंट सीवी यार। First, he was involved with the England DNA project with the Football Association of England, जहां पे जो आज के तुम प्लेयर्स देखते हो ना भाई, कोल पामर, बुकायो साका, all these players are a part of the England DNA project भाई, led by Dan Ashworth. उसके बाद he went to Brighton and Hove Albion, a team which was coming 15th, 17th in the Premier League. After his arrival, started coming 7th, 9th, 10th in the Premier League bhai. So that shows the importance of this guy. Then he was at Newcastle United, he was doing good things. तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड को लगा, हमारे इनियोस के सीईओ सर जिम रैटक्लिफ को लगा दैट ही इज द राइट मैन फॉर द जॉब। इतनी मेहनत करके, इतने पैसे देकर डैन एशवर्थ को न्यूकासल यूनाइटेड से मैनचेस्टर यूनाइटेड बुलाया, एंड विद इन 5 months we let him go. So what is exactly going wrong at Manchester United का top management? We have speculated some reasons. तुम्हारे को अगर ये points सही लगते हैं तो comment section में please बताना मेरे को, and if you have any other different point of view तो भी बताना यार। तो भाई पहला रीजन मेरे को लगता है पॉलिटिक्स यार। सो देखो, इनियोस की मैनेजमेंट अंडर सर जिम रैटक्लिफ इज कंप्लीटली न्यू, एंड सारे भाई मतलब दिग्गज लोग आए हैं। सीईओ ओमार बराडा, टेक्निकल डायरेक्टर जेसन विलकॉक्स, of course Dan Ashworth is also new. Then you have Sir David who is the director. So I think जब ऐसे दिग्गज लोग अवेंजर्स मिलते हैं ना तो पावर क्लैशेस, ईगो क्लैशेस होती है, एंड देन यू इवेंचुअली फॉल अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग at the top level, and this could be one of the reasons why Dan Ashworth was let go. Second reason है भाई scapegoat. So Manchester United as a club
सिंस डैन एशवर्थ हैज कम उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एरिक टेन हैग को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर 14 गेम्स ही वाज फायर्ड. ही ब्रॉट इन प्लेयर्स एंड स्पेंट क्लोज टू 200 मिलियन पाउंड्स जो कि एरिक टेन हैग को चाहिए थे. सो राइट नाउ रूबन आमोरिम इज स्टक विद अ बंच ऑफ प्लेयर्स who were actually a part of Eric Ten Hag's style of play और Eric Ten Hag's philosophy भाई. So मेरे हिसाब से जो भी फैन क्वेश्चन कर रहे थे ना इनियोस की मैनेजमेंट को, तो उनको एक कोई बलि का बकरा चाहिए था जो सारा ब्लेम ले ले, एंड दैट हैपेंड टू बी Dan Ashworth. It could be possible. The third reason behind Dan Ashworth's letting go could be authority, because Dan Ashworth के opinions जो भी थे ना, I don't think they were implemented यार. I genuinely think he did not want to get rid of Eric Ten Hag. He maybe wanted to get rid of a few players. He probably never wanted Ruben Amorim to be the next Manchester United manager यार. He already had a good equation with Gareth Southgate, so it could be possible that he wanted him to be the Manchester United manager, and उसकी वो बात भी नहीं सुनी गई. So जब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है डिसीजंस लेने की, so it is quite possible that he thought that he is better off without Manchester United, and उसने खुद ही बोल दिया होगा कि बाय बाय यार, तुमसे ना हो पाएगा, मुझसे भी ना हो पाएगा. And the fourth reason could be again power struggle, that of course again the management is new, everybody has different ideas on how to make the club better, and वही एक टसल चलती रहती है, एक ईगो टसल होती है, especially at the top management. Maybe he was falling short, maybe he did not have enough supporters to back his idea, and he was losing in that power struggle, because of course at the end of the day CEO Omar Barada wanted Ruben Amorim to come. He came, he was making the major decisions around the club, so that power struggle के बीच में डैन एशवर्थ का अलविदा हो गया भाई. So ये तो हमारे speculative reasons थे. सर जिम रैटक्लिफ ने एक्चुअली में क्या बोला, मैनचेस्टर यूनाइटेड मस्ट हैव द बेस्ट रिक्रूटमेंट इन द वर्ल्ड. यू कांट जस्ट फ्लिक अ लाइट स्विच and sort out recruitment. It is all about people and we need to find the right ones भाई. 5 महीने में तुमने डिसाइड कर दिया ही इज नॉट द राइट वन, तुम्हारे को 6 महीने उसको लाने में लग गए क्लब में. सो मेरे को इससे पता नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डग कर रहे हैं, अपनी खामियां छुपा रहे हैं उसके थ्रू. आई डोंट नो व्हाट इज द रियल रीजन, बट दिस इज नॉट द वे टू रन अ क्लब भाई. दिस ओनली शोज दैट देर आर बिग प्रॉब्लम्स in the top management, and जब तक वो sort नहीं होंगी, you cannot expect the other things to get sorted by. Talking about other things to get sorted, अब रूबन आमोरिम का भी काम और ज़्यादा difficult हो गया है, because अब structural change होगा. Who will be the new sporting director? So understand that Ruben Amorim directly connects with the sporting director, and वो उन दोनों का विजन मैच होना चाहिए, then only the club will go forward. तो या तो स्ट्रक्चर में चेंज होगा, there will be no replacement, या there will be a new guy जिसको इसके साथ इक्वेशन बिठानी पड़ेगी. So again it becomes his job all the more difficult. He is already stuck with a few players who he cannot do anything about भाई. हमने पिछला मैच, ये वाले मैच में देखा भाई, नॉटिंगम फॉरेस्ट के मैच में आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हो, एंड आप कैसे इतनी खराब परफॉर्मेंस दे सकते हो. आई एम पिन पॉइंटिंग मार्कस रैशवर्ड भाई. क्या कर रहा था वो, बेंच से आया, what did he do? He is earning 250,000 pounds per week. क्या किया उसने भाई? Where is his quality यार? Casemiro earning 350,000 pounds per week does not even make it to the squad यार. मतलब बैड डिसीजंस यार, 5 यार्ड पासेस तुम मिस कर रहे हो, एंड दिस इज ऑल इन फ्रंट ऑफ योर home fans भाई. I know that Ruben Amorim is trying to build an identity, he's trying to create a structure, he's trying to play a different formation, but basic football IQ भाई, basic passing, ये थोड़ी decision making यार, ये थोड़ी सिखा सकते हो तुम प्लेयर्स को at such a high level. How easily you are losing possession. अभी तुमने आर्सेनल के मैच में 2 सेट पीसेस से गोल खा के आए हो तुम कॉर्नर से, उसके बाद दूसरे मिनट में एक और गोल खा लिया भाई तुमने. Where is your decision making? And Andre Onana bhai, the only good thing which was happening in the club till that previous match was that at least our goalkeeper was performing better bhai. वही एक strength थी, वो भी weakness बन गई after Andre Onana missed couple of easy chances which led to goal bhai. तो right now ऊपर से नीचे the club is struggling. फुटबॉल IQ is being questioned of each and every player. I don't know वो कितने जज्बे से अपने बैच के लिए खेलते हैं. पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, बट इवेंचुअली वो करते कितना है वो तो आपको दिख ही रहा है.
एंड ऑफ कोर्स दिस गाय इज ट्राइंग हिज बेस्ट बट ही नीड्स सपोर्ट. ऊपर से भी सपोर्ट नहीं आ रहा, अभी प्लेयर से भी सपोर्ट नहीं आ रहा. ही इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ ट्रू लीडर. बट कब तक यार, इसका भी हनीमून पीरियड रूबन आमोरिम का भी बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा. एंड देन already football pundits have started questioning his style of play, his strategy. एंड अभी हमारे को मैनचेस्टर सिटी अवे खेलना है, स्पर्स अवे खेलना है, लिवरपूल अवे खेलना है, आर्सेनल अवे खेलना है FA कप में. तो it's only going to get worse, bhai. I just hope Ruben Amorim somehow has it in him and finds a way to get at least a few victories that gives him a runway yaar, to play his identity, to play his structure, bhai. That was the video, guys. Please like kar dena, share kar dena and subscribe if you want to. Love you yaar. See you.